नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पहले में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखे थे इसके, और अब हमें इसमें क्या देखना है, आइसोमरिज्म देखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस किस तरह का आइसोमरिज्म पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम आइसोमरिज्म को शुरू करें, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ दो तरह का आइसोमरिज्म पाया जाएगा, वो आपको भी पता है कौन कौन सा है। एक तो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो हम शुरू करते हैं आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए आप कि इसे बताने से पहले, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताने से पहले ये बताइए कि आइसोमर्स होते क्या चीज़ है। देखो, आइसोमर्स ऐसे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड है, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला हो बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं आइसोमर्स। डोंट गेट कंफ्यूज विद आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोमर्स और एलोट्रॉप्स भी नहीं। आइसोमर्स क्या है, देखो, कंडेंस फार्मूला या जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होगा, सेम होगा, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत फ़र्क आ जाएगा। ऐसा फ़र्क क्यों आएगा, उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसमें जो हमारे सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो हमारे एलिमेंट लगे हैं वो अलग अलग तरीके से लगे हों, या ऑब्वियसली उनकी कन्फिगरेशन अलग हो सकती है, जिनको हम स्पेशल अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आइसोमर बेसिक से इतना लिख देना, टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जरा मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह का आइसोमरिज्म पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम पे दो तरह का हम पे आइसोमरिज्म पाया जाता है। किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपको कई तरह के समझने हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपको कई तरह के आइसोमरिज्म समझने हैं। और दूसरा होता है बेटा, पहले तो स्ट्रक्चर के बेस में है, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म, मतलब ज्योमेट्री के बेस पे या स्पेशल अरेंजमेंट के बेस पे। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म एक तो ये होता है, और एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अगर मैं आपको इंडेक्स बोलूं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपका सबसे पहले आएगा एक आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आपको पता है आयनाइज होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोऑर्डिनेशन स्पेयर अलग आयनाइज होता है और जो हमारा काउंटर आयन है वो अलग तरीके से आयनाइज होता है, उसमें फ़र्क आएगा, देखना आप कैसे। फिर आपको पढ़ना है हाइड्रेट आइसोमरिज्म। फिर आपको देखो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म भी पढ़ना है। एंड फाइनली आपको लिंकेज आइसोमरिज्म पढ़ना है। स्टीरियो में क्या आते हैं सर, सिन आता है, एंटी आता है, सिस आता है, ट्रांस आता है, ऐसे बहुत से होते हैं। बट स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जिसमें आपके ऑप्टिकली एक्टिव कायरल मॉलिक्यूल ये सब आते हैं। तो बेसिकली हमें ये चीज़ पढ़नी है, ये लगभग 90% ये आता है, 10% घूमता फिरता ये भी आ जाता है। हमें ज़्यादा ध्यान इसमें रखना है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कितने तरह के होते हैं, आयनाइजेशन होता है, हाइड्रेट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, लिंकेज होता है। जबकि स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होता है। सिस ट्रांस वाली कन्फिगरेशन यहाँ आती है, कायरल वाली, और ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कुछ भिन्नता या डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बनता है। तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम पे क्या है, सबसे पहले है यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हम देखना चाहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन दी स्ट्रक्चर, कुछ ब्रैकेट बनाता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में फ़र्क आएगा, डिफरेंस आएगा, तो उसकी वजह से जो आइसोमरिज्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहेंगे। अब बेसिक सी बातें यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है साथियों, मैं आपको क्या बोल रहा था, हमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में समझना है। और इसमें क्या होता है, जब भी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो जो आइसोमरिज्म जन्म लेगा उसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दो चीज़ों से बनता है, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर और प्लस होता है काउंटर आयन। इनमें फ़र्क हो जाए, अगर इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क हो जाए, तो जिस आइसोमरिज्म को वो जन्म देगा उसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन
कोई कोई जेड भी लगाता है, कोई बात नहीं। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि आयनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होता है। अब देखो बेसिक सी बात है, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, जरा देखना एग्जांपल क्या है। ठीक है, आपको भी क्या है, आपको लिखने नहीं होते, आपको दिए रहते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे आप ये देखिए, मैंने लिया यहाँ पे CONH3 होल 5 Br और बाहर है काउंटर आयन SO4, और इसके साथ मैंने ले लिया CONH3 होल 5 SO4 और बाहर हो गया Br। अब आप पहले तो इनकी IUPAC बना लीजिए, नोमेनक्लेचर क्या होगी। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो पहले यही लिखना पड़ेगा, पेंटामाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट वैलेंसी और आखिरी में सल्फेट। अब जबकि ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और वो कैसा है, नेगेटिव है, वही चलेगा, पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट वैलेंसी ब्रोमाइड। ठीक है, अब आप ये देखिए, जब ये आयनाइज होगा एक्वस मीडियम में, कौन सी मीडियम में, एक्वस मीडियम में जब ये आयनाइज होगा तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर अलग हो जाएगा और सल्फेट वाला ग्रुप अलग हो जाएगा। तो होगा क्या, SO4 के ऊपर तो 2- आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर 2+ आएगा, तो CONH3 होल 5 और यहाँ पे क्या आ गया, Br आ गया, और इसके ऊपर क्या आया, 2+ आया। सेम यहाँ पे Br के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, एक ही माइनस आता है, -1, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, और ये बना CONH3 होल 5 SO4 और यहाँ पे हो गया आपका कितना, +1। क्या दोनों में एक चीज़ समान है? अगर हम इसका केमिकल फार्मूला लिखना चाहते तो एक कोबाल्ट होता, 5 अमाइन होते, एक सल्फेट होता, एक ब्रोमाइड होता, तो कुल मिला के यही तो था। बट इस जो अरेंजमेंट है वो कैसी है कि कभी कभार क्या है, ये दोनों लाइगेंड ही तो हैं। एक बार क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर ब्रोमीन है और बाहर क्या है, काउंटर आयन बन गया सल्फेट, और एक बार क्या है, एक बार कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर सल्फेट है और बाहर काउंटर आयन बना ब्रोमीन। तो जब हम इन्हें आयनाइज करेंगे, आपको पता ही है आयनाइज करने में कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कोई खासा फर्क आता नहीं है, सारा फर्क किस में आता है, काउंटर आयन में आता है। तो जब भी आयनाइज होंगे, काउंटर आयन अलग करना और ये चीज़ अलग करना। आपने क्या देखा, दोनों का केमिकल फार्मूला तो सेम था, बट जब हमने आयनाइज करा तो हमें काउंटर आयन, यहाँ पे सल्फेट मिला, यहाँ पे ब्रोमाइड मिला या ब्रोमीन मिला, है ना, और अंदर क्या था, अंदर लाइगेंड था, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे था सल्फेट। तो हैं तो ये दिखने में एक जैसे, बट इनमें आयनाइज होने के बाद हमें काउंटर आयन अलग मिले, यहाँ सल्फेट मिला, यहाँ ब्रोमाइड मिला, और जबकि जब सल्फेट बाहर मिला तो अंदर लाइगेंड था ब्रोमाइड, और जब ब्रोमाइड बाहर मिला तो अंदर लाइगेंड था सल्फेट। इसे ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कि आयनाइजेशन से पहले तो चीज़ें सारी एक जैसी दिखती हैं, बट आयनाइजेशन के बाद जो काउंटर आयन थे वो हमें अलग मिले, कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी क्या हो गया, फिर ऑटोमेटिकली अलग हो गया। इसका एक और एग्जांपल देखिए बच्चे, आप ये देखिए एक और एग्जांपल, IUPAC बनाने की कोशिश करना। प्लैटिनम है, अमाइन 4 है, Cl2 है और बाहर है Br2, एंड साथ में इसके प्लैटिनम है, अमाइन है 4, यहाँ पे है Br2 और यहाँ पे Cl2। आप इसका नाम बनाइए, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा। नाम बनाइए, टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम वैलेंसी ब्रोमाइड, और इसका होगा टेट्रामाइन डाइब्रोमाइडो प्लैटिनम वैलेंसी क्लोराइड। बट जब ये आयनाइज होंगे तो आयनाइज कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोऑर्डिनेशन स्पेयर ऐसे आ जाएगा, प्लैटिनम आएगा, NH3 आएगा, होल 4 आएगा, Cl2 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा प्लैटिनम, यहाँ पे आएगा NH3, फिर आएगा होल 4, फिर आएगा Br2। बट बाहर देखिए, बाहर क्या हो गया, बाहर देखिए आयनाइज होने के बाद Br2 आए तो हम लिखेंगे 2Br माइनस, Br2 माइनस नहीं होता, और यहाँ पे आए 2Cl माइनस। तो क्या यहाँ पे भी पहले केमिकल फार्मूला सेम था, हाँ सेम था, एक प्लैटिनम था, 4 अमाइन थे, 2 क्लोरीन या 2 क्लोराइड थे और 2 ब्रोमाइड थे। बट आयनाइजेशन के बाद एक्वस मीडियम में कुछ चीज़ें चेंज हो गई। क्या चीज़ चेंज हुई कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो ये बना, जिसके ऊपर आप लगा दोगे 2 चार्ज, 2+ चार्ज, और यहाँ पे भी 2+ चार्ज लगा दोगे, बट हमें जो हमारे काउंटर आयन्स थे उनके जो आयन्स है वो अलग अलग मिले। पहले वाले में मिले हमें ब्रोमाइड और दूसरे वाले में मिले हमें क्लोराइड। तो फर्क है, ये भी आयनाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। पता कर लोगे ना, फिर आयनाइजेशन में क्या होगा, ऐसे 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 इंटरचेंज होगा, कभी सल्फेट बाहर है, ब्रोमाइड अंदर है, कभी ब्रोमाइड बाहर है, सल्फाइड अंदर है, कभी क्लोराइड बाहर है, ब्रोमाइड अंदर है, कभी ब्रोमाइड बाहर है, क्लोराइड अंदर है। तो आयनाइजेशन के बाद देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर अलग बनेंगे, लाइगेंड्स का डिफरेंस होगा, लाइगेंड्स का इंटरचेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। तो ये पहला था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जिसको हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा देखिए कितना आसान है, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, उसमें बस पानी का फर्क होगा। तो दूसरा हम पे देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा हम पे बी हम पे सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जब इसका एग्जांपल देखिए, आपको मुंह जवानी याद हो जाएगा फिर ये कि ये सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। देखिए CrH2O होल 6 Cl3। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात हुई कि पानी 6 अंदर है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। यहाँ पे देखिए क्या है, Cr है, क्योंकि ये 5, ये 6 ही बॉन्ड बनाएगा, तो मैंने H2O क्या कर दिया, 5 कर दिए, तो एक क्लोरीन को अंदर लाना पड़ेगा, एक H2O बाहर होगा और साथ में एक क्लोरीन भी क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो इसे ऐसे लिख लीजिए, Cl2 है एंड देन उसके बाद H2O है,
एक और एग्जाम्पल देखिए, अब हमने क्या करें, 4 करें, पानी अंदर 4 ही हैं, एक्वा कितने हैं, 4 हैं, तो क्लोरीन को 2 लाना पड़ेगा। अब ये 2 आ गए तो क्लोरीन बाहर 1 बचेगा और पानी बाहर 2 बनेंगे, H2O होल ट्वाइस। ठीक है, कुल मिला के 6 है ना, तो H2O होल 6 अंदर ही है, 5 अंदर 1 बाहर, 4 अंदर 2 बाहर। ठीक है, 6 बॉन्ड बनाने तो ये 6 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। अब 5 अंदर है तो 1 बॉन्ड और बनाना है तो क्लोरीन को अंदर भेज दिया। अब 4 बॉन्ड यहाँ से हो रहे पानी से, एक्वा से, 2 बॉन्ड और बनाने हैं तो क्लोरीन को 2 को अंदर भेजा, बाहर बचा 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें फ़र्क किसका है, इसमें फ़र्क बस इतने का है कि हाउ मेनी वाटर या एक्वा लाइगेंड, हाउ मेनी वाटर या एक्वा लाइगेंड इज इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इज इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कितने वाटर या एक्वा लाइगेंड जो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है। प्लीज़ कीप इन माइंड ये आयनाइजेशन नहीं है बच्चों। आयनाइजेशन में क्या होता है, आयनाइजेशन में लाइगेंड का डिफरेंस होता है। क्या यहाँ पे लाइगेंड का डिफरेंस है? हाँ है, ये भी एक आयनाइजेशन है, बट यहाँ पे लाइगेंड सिर्फ इकलौता कौन है, पानी होगा। कौन होगा, पानी होगा। 6 बॉन्ड बनाता है क्रोमियम, तो 6 बॉन्ड इसने वाटर से बना दिए तो 3 काउंटराइन क्लोरीन के हुए। अब 5 अगर वाटर हैं तो 1 क्लोरीन अंदर भेजना पड़ेगा और 1 वाटर बाहर भेजना पड़ेगा। अभी भी 5 और 1 6 बॉन्ड बन रहे हैं। अब 4 अगर वाटर हैं, 2 बाहर भेजें, 2 क्लोरीन को अंदर लाए, क्योंकि 4 और 2 6 बॉन्ड ये बनाएगा। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का क्या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ना। जब बाहर पानी आते हैं तो आप हाइड्रेट बोलते हैं, तो नाम क्या बोलोगे आप, इसका नाम भी देख लीजिए, आप बोलोगे हेक्सा एक्वा क्रोमियम वैलेंसी क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलोगे, पेंटा एक्वा, फिर क्लोराइडो, फिर क्रोमियम, फिर बाहर क्या है, क्लोराइड है और साथ में क्या है, हाइड्रेट है, और वैलेंसी भी लिख देना। यहाँ पे क्या है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम, फिर वैलेंसी, फिर क्लोराइड, फिर आपका हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट है। हाइड्रेट में वो नहीं देखेंगे होल ट्वाइस है नहीं है। अब इससे बहुत फर्क पड़ जाता है किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर में। ठीक है, तो पहला वाला जो होता है आपका किस कलर का होता है, तो ये होता है वायलेट। पहला वाला जो है वायलेट होता है और जनरली ये एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस होता है। ठीक है, दूसरा वाला कैसा होता है, दूसरा वाला लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। और सर आपने इसे एनहाइड्रस क्यों बोला, क्योंकि जो आयनाइज होके आएगा इसमें से 2 चीज़ें आएगी, कोऑर्डिनेशन स्पेयर और काउंटर आयन, तो बाहर हमें कभी भी पानी नहीं दिखेगा, अंदर वाली चीज़ तो इंटैक्ट रहती है, वहाँ से हमें पानी कभी भी शो नहीं होगा, हाइड्रेशन कभी भी शो नहीं होगी, तो अंदर इंटैक्ट है, इसलिए मैंने एनहाइड्रस बोला। अब क्योंकि बाहर पानी है तो लाइट ग्रीन कलर आए, साथ में इसे मैं मोनोहाइड्रेट कहूँगा, क्योंकि बाहर आयनाइज होकर पानी भी दिखेगा, बाहर वाला ही दिखेगा, अंदर वाला इंटैक्ट रहता है। बताया ना, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये डाइहाइड्रेट हो जाएगा, और इसका कलर कौन सा होता है, इसका कलर होता है डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन। और ये कैसा होता है, डाइहाइड्रेट होता है, डाइहाइड्रेट। ठीक है, डाइहाइड्रेट। सर ये डाइहाइड्रेट क्यों है, क्योंकि आयनाइजेशन में 2 पानी मिला, आयनाइजेशन में 1 पानी मिला तो मोनोहाइड्रेट, और आयनाइजेशन में कोई भी पानी नहीं मिला तो एनहाइड्रस। इतना आपको याद रखना है बच्चे, क्लियर है। कितना आसान है देखो। तीसरा देखो कितना आसान है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होगा, ये तो तुम बहुत आसानी से याद कर सकते हो, जब काउंटर आयन ना होके दूसरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ जाए। मतलब कभी भी 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहोगे। तुम्हारी शिकायत थी, शायद किसी ने बोली तो नहीं, मुझे लग रही मन से, कि हमें वैलेंसी लिखनी नहीं आती 2 में, तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है भैया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ये क्यों अराइज होता है, ड्यू टू इंटरचेंज इन लाइगेंड बिटवीन कटाइनिक एंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, ड्यू टू इंटरचेंज इन लाइगेंड्स बिटवीन कटाइनिक एंड अनाइनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब एक बात बस यहाँ पे ये नोट याद रख लेना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज वही रहेगा, रिमेन सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेंट्रल एटम का, मेटल आयन का, और चार्ज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जरा इसका एग्जांपल देखो, आपको इसकी पहचान अच्छे से हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वो होगा जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर आएंगे। जरा एग्जांपल देखिए क्या है, मैंने लिखा कोबाल्ट NH3 होल 6 और CrCN होल 6, एंड इसका भाई बनाना है। इसका भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या कहता है कि लाइगेंड इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अभी कोबाल्ट पे अगर अमोनिया आ रहा है, अमाइन आ रहा है, ठीक है, अमाइन आ रहा है, और क्रोमियम पे अभी अगर साइनाइड आ रहा है, अभी मैं इसका वो नहीं बोल रहा साइनाइडो, अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे CN आ रहा है और यहाँ पे NH3 आ रहा है। अब चेंज हो जाएगा, अब CO के साथ कौन आएगा, CN आएगा होल 6, और साथ में, क्योंकि साथ में चलते हैं, एंड मत लगाना बीच में, क्रोमियम के साथ अब कौन आ जाएगा, अमाइन आ जाएगा, NH3 होल 6 आ जाएगा। ये बात है। तो क्या हुआ, लाइगेंड्स का इंटरचेंज हुआ। कोबाल्ट के साथ कौन है, अमाइन है, क्रोमियम के साथ कौन है, साइनाइड है, कोबाल्ट के साथ अब कौन हो गया, साइनाइड हो गया, और क्रोमियम के साथ अब कौन हो गया, अमाइन हो गया। ठीक है, नाम बना सकते हैं इसके, ठीक है, नाम बना सकते हैं। अब आप ये देखिए, साइनाइड तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पहले लिखेंगे, जबकि यहाँ पे ये नेगेटिव है और वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको अगर लिखना है ना, तो आप ऐसे लिखिए, उस वाले को पहले लिखना है, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेना। ठीक है, पॉजिटिव वाले को क्या लिख लेना, पहले लिख लेना, हमेशा ये कन्वेंशन चलती है। तो CR के साथ अब आ गया NH3 होल 6, और CO के साथ अब कौन आ गया, CN होल 6 आ गया। ये है। चलो, आपकी एक कमी मुझे लग रही थी कि आपको अभी तक वैलेंसी लिखना नहीं आया, तो मैं समझा देता हूँ कैसे लिखते हैं। सिंपल सी बात है, इसका नाम बनाते हैं और इसका नाम बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हेक्सा अमाइन
हेक्सामाइन, बस डबल एम यहाँ पे आता है, हेक्सामाइन आप लिखोगे कोबाल्ट और अभी वैलेंसी लिखी जाएगी, ठीक है। आगे ही लिखना मैं नहीं लिख सकता, मैं नीचे लिख रहा हूँ हेक्सा साया नीडो, क्रोमियम का हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट और वैलेंसी लिखेंगे, ठीक है। वैलेंसी में बताऊँगा क्या लिखेंगे, पहले यहाँ लिखो हेक्सामाइन, हेक्सामाइन क्रोमियम, फिर आगे लिखना, मैं पीछे लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ हेक्सा साया नीडो, हेक्सा साया नीडो, कोबाल्ट का बन जाएगा कोबाल्टेट, नेगेटिव है ना, और यहाँ पे वैलेंसी लिखनी है, यहाँ पे भी वैलेंसी लिखनी है। अब देखो वैलेंसी कैसे लिखते हैं, देखो इसकी एक्स मान लो, उसकी वाई मान लो, तो देखो होगा क्या, अगर इसमें मान लो प्लस अल्फा चार्ज आया तो वहाँ माइनस अल्फा आएगा, अगर यहाँ प्लस बीटा चार्ज आया तो वहाँ माइनस बीटा आना चाहिए, यही तो होता है ना, तभी तो ये काउंटराइन बनेंगे। अगर इसमें +5 है तो वहाँ -5, अगर यहाँ +3 है तो वहाँ पे -3 आना चाहिए। चलो कोबाल्ट का मैंने मान लिया x +6 इंटू कितना है, अमाइन का होता है 0, ये बराबर आना चाहिए। क्रोमियम का हो गया y, ठीक है, क्रोमियम का हो गया y +6 इंटू इसका कितना हुआ, Cn का -1 हुआ, कैसे याद रखा, HCN से, H प्लस है तो Cn -1। अब होना ये चाहिए कि यहाँ पे ना ऐसी कुछ वैल्यू डालनी है कि अगर यहाँ पे +3 आए तो वहाँ पे -6 आ जाए, अगर यहाँ पे +3 आए तो यहाँ पे -3 आ जाए, अगर यहाँ पे -3 आ रहा है तो वहाँ +3 आ जाए, साइन का डिफरेंस होना चाहिए, बस वैल्यू मैग्नीट्यूड एक ही रहेगा। तो देखो कुल मिला के क्या है, ये है x + 0 और वहाँ पे कितना है y - 6, ऐसी कुछ वैल्यू डालनी है x की कि दोनों वैल्यू क्या आ जाए, प्लस माइनस का फर्क हो, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। क्या वैल्यू डालूँ, खुद ही सोचो। अगर मैं x की जगह यहाँ 6 डाल दूँ, कितना डाल दूँ 6, तो y की जगह कितना आ जाएगा, y की जगह कितना डालोगे, दोनों जगह सेम आना चाहिए, बोलो बोलो। x की जगह अगर मैंने 6 डाला तो ये बना 6 + 0 कितना 6, y की जगह 6 डाला, 6 - 6 बन गया 0, नहीं है बराबर नहीं है, ठीक है। दोबारा ट्राई करो, ऐसे ही ट्राई करना है, एक बारी में सही बता देता तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी देखो, अगर मैं यहाँ x की जगह 3 डाल दूँ, कितना डाल दूँ 3, तो ये x + 0 कितना बना, 3 + 0 कितना बना 3 बना, 3 याद रखना, वहाँ -3 आना चाहिए। अगर मैं y की जगह 3 डाल दूँ, कितना डाल दूँ 3, y की जगह जैसे मैंने 3 डाला तो 3 - 6 कितना आ गया, -3 आ गया। भाई यही तो खेल है, यहाँ +3 चाहिए तो वहाँ कितना चाहिए, -3 चाहिए, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 डालनी है और y की वैल्यू कितनी डालनी है, 3 डालनी है। तो यहाँ पर भी आया 3rd और यहाँ पे भी आया कितना, 3rd। क्लियर है इतनी बातें, चलो दोबारा देखेंगे एक और बार, ऐसी कोई बात नहीं है, 4 एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ये ऐसा मत सोचे करो सर नहीं बताया। आओ यहाँ देखते हैं, क्रोमियम को कितना माना, x माना, प्लस अमाइन कितना हुआ 6 × 0 हुआ, बराबर आना चाहिए, बराबर लिख लो ऐसी। कोबाल्ट का कितना x और 6 इंटू कितना -1। अच्छा दोबारा देखो, कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए कि अगर यहाँ +5 आए वहाँ -5, यहाँ +3 वहाँ -3। अगर मैं x की वैल्यू 3 डाल दूँ तो कितना आएगा, 3 + 0 यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे y मान लो, y की वैल्यू 3 डालता हूँ तो 3 और -6 कितना आ गया, -3 आ गया। यही तो हमें चाहिए, एक साइड प्लस और एक साइड क्या माइनस, और आना भी दोनों का सेम ही था, तो ये हो गया 3rd और ये हो गया 3rd। अब सिंपल सी बात है, ये कोऑर्डिनेशन का पहचान आपको हो जाएगी, लाइगेंड का फर्क होगा किसमें, पॉजिटिव और अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ठीक है। ये चलो एक और एग्जाम्पल देखो, इसका नाम भी लिख लिया आप लोगों ने, अब आपको वो भी समझ में आ गया होगा कैसे कब क्या आता है, ठीक है। चलो आओ देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट आप पे क्या है, इसमें ही एक एग्जांपल और है, दूसरा बी क्या है, प्लैटिनम है, NH3 है, होल 4 है, Cl2 है, एंड प्लैटिनम के साथ क्या है, Cl4 है। अब ये मत समझ लेना प्लैटिनम प्लैटिनम है तो 2x ले लें, ऐसे नहीं चलता। इसी के साथ देखो उल्टा करो, प्लैटिनम के साथ क्या आ गया, एक लाइगेंड का फर्क करना है, तो हमने क्या करा, NH3 को ले लिया, होल 4, चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा, और Cl4 Cl6, प्लैटिनम के साथ आ गया Cl कितना 6, ये बात है, प्लैटिनम के साथ आ गया Cl कितना 6। अब इनका भी नाम बनाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ज़्यादा नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, यहाँ 2 नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, ऐसे यहाँ 6 नेगेटिव है ये नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। इंटरचेंज कर लेना, अगर ये वाला माइनस आ जाता है इसे पहले लिखते, इसे बाद में लिखते और इस वाले को पहले लिख देते, बट आज ऐसा नहीं है, नाम बनाते हैं, वैलेंसी लिख लेंगे, पहले इसका ही लिखेंगे, क्या होगा जल्दी बनाओ, टेट्रा अमाइन डबल M डबल A, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो, पॉजिटिव है तो प्लैटिनम लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे, फिर है 4 टेट्रा, आगे लिखना मेरे पे जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ, टेट्रा क्लोराइडो नेगेटिव है तो प्लेटिनेट लिखेंगे और वैलेंसी बना देंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव टेट्रा, चार्ज में देखो फर्क नहीं आया, वहाँ पे भी 3 आए थे, यहाँ पे भी 3 आया है, तो टेट्रामाइन, फिर हम लिख लेंगे प्लैटिनम, आप लिखना आगे, मैं लिखूंगा नीचे हेक्सा, Cl नेगेटिव लाइगेंड है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव स्पेयर कहीं भी आए बट नेगेटिव है ना, तो हेक्सा क्लोराइडो, एंड देन ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपकी प्लेटिनेट बन जाएगी, यहाँ पे भी वैलेंसी और यहाँ पे भी वैलेंसी। अब देखो क्या है वैलेंसी, देखो कैसे देखेंगे, सिंपल सी बात है, प्लैटिनम की मान ली x + 4 इंटू अमाइन की हो गई 0 + 2 इंटू -1, और यही बराबर आनी चाहिए इसके, प्लैटिनम वाले इस वाले की मान लो y + 4 इंटू क्लोराइड की होती है -1, तो ये चीज़ आई y - 4, ये चीज़ 0 और ये आई x - 2। कुछ ऐसी वैल्यू डालनी है कि यहाँ अगर +5 आए वहाँ -5 आए, यहाँ +8 आए वहाँ -8 आए, यहाँ +2 आए यहाँ -2 आए, क्या वैल्यू डालना चाहोगे ऐसी, बोलो बोलो। अगर मैं x की वैल्यू 4 डाल दूँ, क्या डाल दूँ 4, सोचना पड़ेगा,
तो 4 माइनस 2 यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। एक्स की वैल्यू जब 4 डाल रहे हैं, मुझे नहीं पता सही है गलत है, पर 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। और अगर वाई की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या डालूँ, 2 डालूँ, वाई की वैल्यू कितनी डालूँ, 2 डालूँ, तो 2 माइनस 4 कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। और यही तो हम कन्फिग्रेशन चाहते हैं, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना, एक्स की वैल्यू 4 डाली, 4 माइनस 2 2 आ गया, वाई की वैल्यू 2 डाली, सेम थोड़ी डालनी है, 2 डाली, 2 माइनस 4 कितना आ गया, माइनस 2 आ गया, यही तो चाहिए, प्लस 2 माइनस 2। इसका मतलब एक्स 4 है, एक्स किसके साथ है, इसके साथ, तो इसकी वैलेंसी आ गई 4, और यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 डाला तो यहाँ आ गया सेकंड, ये चीज़ है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे करो, देखो 4 प्लेटिनम का एक्स मान लिया, 4 इंटू 0 अमाइन का 0, यहाँ पे कितना होगा, प्लेटिनम का वाई मान लो, प्लस 6 इंटू -1, तो ये आया एक्स प्लस 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, वाई माइनस 6। ऐसे क्या वैल्यू डालूँ कि दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, खुद ही सोचो। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 डाल दूँ और वाई की वैल्यू कितनी डाल दूँ, 4 डाल दूँ, तो 2 प्लस 0 कितना आया, 2 आया, ठीक है। यहाँ पे ये मेन चीज़ है। और 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 आया -2। अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि अब उल्टा हो जाएगा, इसको 2 और उसको 4, तो ये सेकंड और वो फोर्थ। देखो 4 जब भी वही है, 2 4 और यहाँ पे 4 2, तो ये हमारा किसके अंदर आया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर आया। आपको याद आ गया होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। ये हमारा था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब क्या करेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म आएगा। पहला आयनाइजेशन देखा, हाँ इसका फर्क था काउंटर आयन का, ठीक है। फिर इसके बाद हाइड्रेट देखा, हाँ वो भी आयनाइजेशन का पार्ट है, उसमें पानी होगा, ठीक है। इसके बाद उसमें आपको हाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट, एनहाइड्रेट सब समझ में आया। फिर हमारा तीसरा था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें 2 होंगे और आपको ये भी लिखना आया कि हम इनकी वैलेंसी कैसे लिखते हैं। अब फाइनली हम पे जो आएगा उसका नाम है क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आपने देखे थे बहुत से कैसे लिंकेज होते हैं, सॉरी बहुत से कैसे लिंकेज होती है, एम्बिडेंटेड लिंकेज होती है कि एक ही मॉलिक्यूल 2 जगह से लिंकेज कर सकता है। जैसे NO2 थ्रू N, ONO थ्रू O, SCN थ्रू S, है ना, NCS तो वो हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो थ्रू N। तो यही चीज़ है। और चौथा हमारे इसके अंदर या डी हमारे इसके अंदर आएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म हमें देखना है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली होता है ड्यू टू एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स की वजह से ये होता है। किसकी वजह से, एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स की वजह से ये होता है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे ये रहा CO NH3 यहाँ तो मैंने लिख दिया NO2 मतलब थ्रू N, और बाहर काउंटर आयन है Cl2 एंड। इसका एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा मैंने CO कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है बच्चे। CONH3 ONO, और यहाँ पे लिख दिया ONO, और यहाँ पे लिख दिया Cl2, ठीक है, ONO और यहाँ पे लिख दिया Cl2, ठीक है। ये कहने के लिए बता दूँ, ये रेड कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, यहाँ पे भी फर्क आ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली बॉन्डिंग अलग तरीके से हो रही है, एक बार कोवेलेंट हो रही है, एक बार आयनिक हो रही है। नाम बना लो आप इसके, इतना तो समझ में आ गया। लिंकेज का फर्क है, सारा फर्क NO2 और ONO ने करा हुआ है। इसकी जगह SCN भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अभी बना लीजिए क्या होगा। इसका होगा पेंटामाइन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, तो पहले ये लिखेंगे पेंटाअमाइन। फिर क्या आएगा, फिर वही नाइट्राइटो, क्या लिखेंगे N, किससे, कोबाल्ट, वैलेंसी लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे क्लोराइड। और जबकि यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पेंटाअमाइन, फिर आएगा नाइट्राइटो O, इस बार O से है, आइसो नाइट्राइटो O नहीं लिखना, नाइट्राइटो O लिख लेना। फिर यहाँ आएगा कोबाल्ट, फिर वैलेंसी, फिर क्लोराइड। वैलेंसी निकाल लेंगे, दोनों में एक जैसी आएगी, है ना। कैसे, कोबाल्ट की X, अमाइन की कुल मिला के 0, नाइट्राइटो की -1 और Cl की 2 है तो -2, तो ये आ गई प्लस का 3, और ये भी प्लस का 3 ही आई, ठीक है। तो इसमें फ़र्क आपको पता चल गया होगा किस चीज़ का है, सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, लिंकेज का फ़र्क है, थ्रू N हो रही है या थ्रू O हो रही है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे अब नया एग्जांपल दूँ आपको, इसे बोल दूँ SCN और उसे बोल दूँ क्या, NCS, तो इसमें भी हम कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाम बना सकते हैं, ये भी लिंकेज का ही पार्ट है। नाम बनेगा पेंटामाइन, इसकी भी वैलेंसी 3 आएगी क्योंकि HCN -1 होता है, ठीक है, पेंटामाइन। फिर आप लिखोगे यहाँ आइसो नहीं, थायोसायानेटो, थायो होता है सल्फर के, थायोसायानेटो। फिर आप बॉन्डिंग बोलोगे कहाँ से, S से है, किसकी, कोबाल्ट की, और बाहर लगा दोगे वैलेंसी यहाँ पे क्लोराइड। जबकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पेंटा, फिर आपका आएगा अमाइन, पेंटाअमाइन। फिर आप बोलोगे N से है ना, तो आप बोलोगे आइसो थायोसायानेटो, और बॉन्डिंग कहाँ से, -N, किसकी, कोबाल्ट की, और काउंटर आयन कौन है, क्लोराइड है, कौन है, क्लोराइड, ठीक है। तो आइसोथायोसाइनेटो इसलिए आया क्योंकि N से बॉन्डिंग थी और N दिखा दिया है, और यहाँ S से वैलेंसी वही होगी, इसकी -1 उसकी -2, कुल मिला के 3, और यहाँ पे भी कितनी आएगी, 3 आएगी। कहाँ से, इधर 3, 1 2 3, बस ये है आंसर। तो यहीं पे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म करा हुआ, मेनली तो यहाँ पे निपट गए, बाकी आगे देख लेंगे, ठीक है, गुड।